तो चलिए दोस्तों, जितने भी छात्र मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं 17 फरवरी को दोस्तों, मैथमेटिक्स गणित का बिहार बोर्ड से, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। जितने भी छात्र मैट्रिक हैं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही हर सब्जेक्ट के न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा सारे के सारे आप लोग बोर्ड परीक्षा में छपने वाले हैं ना। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों सभी अपने दोस्तों में, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन को सीख पाए और अपने एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हम लोग समझते हुए चलेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 0.3 के ऊपर के रेकरिंग का प्रमेय रूप में लघुत्तम रूप है। मतलब जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। हम लोग समझते हुए चलेंगे दोस्तों, ताकि इस टाइप से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग के परीक्षा में आप लोग छोड़ोगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग का मान कितना होता है। तो रेकरिंग जब ये आ जाता है दोस्तों बार, तो इसको हम लोग करते क्या है, इसको अगर हटाते हैं दोस्तों, है ना, तो ये आपको यहाँ पे बट्टा में 9 आ जाता है ना। तो ये 3/9 हो गया। तो 3/9 देखते हैं कहीं ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये कटने वाला है। तो 1 तिया मतलब 3 तिया 9, तो इसका मतलब 1/3 देखते हैं ऑप्शन में है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों कि जितने भी आप लोग का रेकरिंग रहेगा, मान लो कि यहाँ पे 2 रेकरिंग है, तो इसको हटा कर रेकरिंग को हम लोग क्या करेंगे, 44/99 रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, 1/3। हालांकि 3/9 होगा, लेकिन इसको कटाने के बाद लघुत्तम रूप बोला जा रहा है ना, तो 1/3 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि 3+2√3 जो है वो कौन सी संख्या है। प्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है, भिन्न संख्या या फिर पूर्णांक संख्या है। देखिए दोस्तों, ऐसी संख्या जिसको हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते उसको अप्रमेय संख्या बोलते हैं। जिसका पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं या फिर जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको प्रमेय संख्या बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3+2√5 है ना। तो 3+2√5 में यहाँ पे √5 आ गया दोस्तों, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग क्या है दोस्तों, ये नहीं है। और इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं ना, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये संख्या जो है अप्रमेय संख्या हो जाता है। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमेशा आप लोग जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल पाएंगे उसको अप्रमेय संख्या लगाना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि बहुपद x² + 5x - 6 का जो घात है, घात वो कितना है। तो देखने ही से लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे x² है प्लस यहाँ पे 5x है दोस्तों और -6 है। तो इस बहुपद में जो हाईएस्ट घात है दोस्तों, x का जो पावर है, x का जो घात है यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम 2 है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका द्विघात हो गया। कितना, द्विघात। तो द्विघात में कितने घात होते हैं, टोटल 2 होते हैं। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में जो ये करेक्ट हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x² + 5x - 6 इज 2। जितना पावर रहेगा उतना घात हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। कहा क्या है दोस्तों कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। मानक रूप का मतलब दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इसका, या फिर आप लोग को पूछा जा सकता है व्यापक रूप। व्यापक रूप भी पूछा जा सकता है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मानक रूप। ठीक है, तो मानक रूप की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो जाता है, देखो इसका ax² + bx + c = 0। यही होता है दोस्तों इसका मानक रूप, जहाँ a का मान जो है यहाँ पे, जहाँ a का मान नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 होनी चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है दोस्तों, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे जो है a नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। समझ में आया ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। कहा गया है कि एपी का nवां पद है। एपी का nवां पद है, जब पहला पद ए है ना, किसी एपी का nवां जो है वो पद है। ठीक है, और पहला पद ए है और सार्वंतर डी है। इसका मतलब दोस्तों एन का वैल्यू एन है ना। पहला पद इसका मतलब ए बराबर ए है और डी बराबर यहाँ पे डी है। समझ में आ रही ना। इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं दोस्तों, टी एन बराबर होता है ए + n - 1 × डी। अब सभी ए के जगह पे ए है, एन के जगह पे एन है और डी के जगह पे डी है। तो देखते हैं किस फार्मूला में, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यही आपका फार्मूला पूछा गया दोस्तों, a + n - 1 × डी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी 5 का ए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आया है दोस्तों तो कमेंट जरूर किया करिए, ठीक ना। और लास्ट में मैं आप लोग के एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कीजिए, जितने भी छात्र मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, फटाफट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि सभी वृत्त जो होते हैं, सभी वृत्त होते हैं दोस्तों सर्वांगसम, समरूप, असमरूप या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों वृत्त की बात हो रही है, तो वृत्त जो होता है दोस्तों इस तरीके का होता है, इस तरीके का, इसका देखो इस तरीके का होता है, इस तरीके का, है ना। इसका ढांचा देखो दोस्तों, साइज में भले ही अलग हो सकता है। इसका मान लो कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका 3 सेंटीमीटर है, इसका 2.5 है, इसका 1 है। तो देखो सभी का आकार अलग अलग है, लेकिन ढांचा जो है इसका दोस्तों, है ना, रूप जो है क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं दोस्तों। सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसी तरह से सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों, समरूप होते हैं ना, सब समरूप होते हैं। सभी आयत क्या होते हैं दोस्तों, सभी आयत क्या होते हैं, सभी आयत समरूप होते हैं, है ना। सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। इस तरह के प्रश्न को आप लोग को ध्यान में रखना है, पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आप लोग को बता दिया। अगला है दोस्तों कि बिंदु P -4,5 में भुज है, भुज। तो भुज देखिए x, y होता है दोस्तों, इसको हम लोग भुज बोलते हैं और y को हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे x के जगह पे कितना है, -4 है और y के जगह पे 5 है। तो इसमें भुज कितना है दोस्तों, भुज x अक्ष पे है, इसका मतलब -4 इसका भुज कहलाएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे C आपका सही हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि 1 + tan² बट्टा में 1 + cot² जो बराबर है वो किसके बराबर है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, इसको फार्मूला पे आपको लगाना पड़ेगा, है ना। देखिए इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं दोस्तों, 1 + tan² जो होता है, देखिए sec² माइनस tan² बराबर 1 जानते हैं, है ना। तो इस 10 को हम लोग इस साइड लेकर आ जाएंगे दोस्तों। देखो sec² बराबर, अगर इस साइड लेकर जाएंगे तो 1 प्लस माइनस में है तो tan² प्लस में आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + tan² की जगह पे sec² लिख सकते हैं। अब बट्टा में 1 + cot²। इसका एक और फार्मूला जानते हैं दोस्तों कि cosec² माइनस cot² बराबर 1। तो इसको हम लोग cosec² इधर लेके जाएंगे cot² को, तो ये 1 प्लस आपका cot²। अब यही ना है दोस्तों यहाँ पे सेम टू सेम, तो इसको हम लोग cosec² लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों sec² बट्टा में 1 cosec² को हम लोग 1 बट्टा इसको cos² लिख सकते हैं, फिर बट्टा में 1 बट्टा sin² लिख सकते हैं ना। तो sin² ऊपर में चला जाएगा दोस्तों, तो sin² बट्टा में ये cos²। इसका जो फार्मूला होता है ये tan² के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। दोस्तों काफ़ी सिंपल प्रश्न था, बस आपको दिमाग लगानी थी। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों तो आपको इसी वाले फार्मूला पे लगानी है, sec² माइनस tan² बराबर 1। उसी तरह से इधर लेके जाएंगे, फिर cosec² माइनस cot² बराबर 1। सिंपल है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना था। sec² बट्टा cosec² को, sec² का जो उल्टा होता है दोस्तों फार्मूला 1 बट्टा cos² होता है, और sin² का उल्टा होता है cosec²। तो cosec² बराबर 1 बट्टा sin², फिर sin² को ऊपर लेके जाएंगे तो sin² बट्टा cos², मान आ गया आपका tan² के बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है 9 नंबर आपका कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वृत्त है, क्या है दोस्तों, एक वृत्त है। मान लो कि एक वृत्त है, ठीक है ना, मान लो एक वृत्त है, इसकी कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो भाई अनंत हो सकती है। देखो इस तरीके की ये रेखा, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब अनंत हम लोग खींच सकते हैं ना। किसी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। अब इसी में थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा दोस्तों कि किसी वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, किसी एक बिंदु से। तो जैसे एक बिंदु मान लो कि यहाँ पे है, तो इस बिंदु से हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं दोस्तों, 2 ही खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं, 2 ही, इसलिए याद रखना है, ठीक है ना। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत। लेकिन एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 10 नंबर के, वर्ग की भुजा एवं विकर्ण के बीच का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो जानते हैं दोस्तों वर्ग की भुजा सभी जगह समान होती है। तो अगर ए मान ले भुजा है तो सभी जगह ए भुजा होगी, सभी का मान। और बोला गया है कि विकर्ण, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है दोस्तों वो √2 गुने भुजा होता है ना। तो √2 अनुपात निकाल देंगे दोस्तों हम लोग, तो अनुपात बराबर कितना होगा आपका,
भुजा बट्टा विकर्ण, तो भुजा कितना है आपका ए है, और √2 गुने ए, तो ए से ए चला जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों 1/√2, या फिर 1/√2, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में यही करेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कि वर्ग की भुजा एवं विकर्ण के बीच का अनुपात कितना होगा, तो 1/√2 होगा। अब चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स करते हैं, जो आप सभी को यहाँ पे पूछा जाएगा ऑप्शन वाले में। ठीक है ना, कहा गया कि 7/20 एक डैश दशमलव प्रसार है, तो 7/20 जो है दोस्तों एक आपको शांत दशमलव प्रसार है ना, शांत दशमलव। अब हम लोग समझते हैं कि शांत और अशांत होता क्या है, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो दोस्तों, जब भी आपको कोई संख्या p/q के रूप में दिया हो और इसका q का जो गुणनखंड होगा वो 2 और 5 के रूप का होगा, है ना, तो q का गुणनखंड अगर 2 और 5 का रूप के आ रहा है तो ये आपको शांत होगा। ठीक है, शांत होगा सिर्फ, और 2 और 5 का, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए यहाँ पे, 2 और 5 के अलावा, है ना, कुछ भी आ जाए तो वो क्या होगा दोस्तों आपका अशांत होगा। ठीक है ना, लेकिन एक शर्त है, p एवं q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब दोस्तों दोनों में कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए, समझ में आई ना। चलिए दोस्तों सिंपल है, 7/20 एक क्या है शांत दशमलव। अब 20 का यहाँ पे निकालो, 20 यहाँ पे p/q है, तो p/q q के जगह पे q बराबर 20, तो 20 का यहाँ पे हम लोग क्या 4 गुने 5, तो 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना, तो देखो 2 के पावर 2 गुने 5 सिर्फ, और 2 और 5 आया, तो इसका मतलब ये शांत हो गया। सिंपल है दोस्तों, जब भी मैं पढ़ाऊँगा आगे शांत और अशांत में तो आपका आसानी से समझ में आ जाएगी। 12 नंबर है कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, तो एक घात वाले को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रैखिक बहुपद बोलते हैं। कौन सा, तो रैखिक बहुपद। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि sin स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 40, इसका मान 1 होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होती है ना, तो ये इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी सर्वांगसम आकृति क्या होती है दोस्तों, समरूप होती है। याद रखिएगा, त्रिभुज में पढ़ना है दोस्तों, सभी सर्वांगसम आकृति, जितने भी सर्वांगसम आकृति है वो सारे क्या होता है समरूप होता है। सर्वांगसम का मतलब वो दोस्तों सेम टू सेम सब चीज़ है ना, सभी सेम टू सेम सब चीज़, इसलिए सभी सर्वांगसम आकृति समरूप जरूर होती है, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज, सभी समरूप जो आकृति वो सर्वांगसम नहीं हो सकती है ना, इसलिए ध्यान रखना है, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकते हैं लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होगी। ठीक है ना, उल्टा याद रखना। अगला प्रश्न कहा गया दोस्तों बहुलक 3 गुने क्या होता है माध्यिका, क्या होता है दोस्तों माध्यिका, सूत्र होता है दोस्तों, देखिए हम लिख देता हूँ, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि यदि ABC AP में है तो B बराबर क्या होगा, तो B बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होगा बताओ, B बराबर होगा दोस्तों A + C/2। मान लो दोस्तों उदाहरण के तौर पे यहाँ पे B बराबर होगा A + C/2। अब उदाहरण देते हैं, मान लो कि ABC के जगह पे 1 है 2 है 3 है। ठीक है, अब हमको B का मान निकालना है, B का मान मतलब 2 यहाँ पे है, ये A है, ये B है और ये C है। अब B का मान हमको 2 निकालनी है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, इस दोनों को जोड़ के देखो, B बराबर 3 + 1/2, 4/2, तो कितना आया 2, देखो बराबर हो गया ना, इसलिए B बराबर A + C/2 यहाँ पे फार्मूला आ जाता है दोस्तों, जब ABC अगर AP में है तो। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि थेल्स प्रमेय को क्या कहा जाता है, तो थेल्स प्रमेय को दोस्तों आधारभूत समानुपाती का प्रमेय कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय। ठीक है, चलिए किसी वृत्त में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है दोस्तों, लंब होती है, याद रखिएगा लंब होती है। अगला है दोस्तों कि PE का मान, देखिए दोस्तों PE का मान, PE + PE' का मान 1 के बराबर होगा, कितना भी होगा दोस्तों तो 1 के, सभी प्रायिकताओं का मान 1। वृत्त OR में कोण Q वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की जो लंबाई होगी दोस्तों वो आपको होता है PQR/180 डिग्री। क्या होता है दोस्तों PQR/180 डिग्री, फार्मूला होता है जब आपको कोण Q वाले त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई वृत्त OR में पूछा जाता है तो। ठीक है, PQR/180 डिग्री। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के
17 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाले दोस्तों धमाकेदार, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछेंगे सेम टू सेम दोस्तों। मैं आप लोग को अब से रेगुलर मैथमेटिक्स के वीडियोस देने वाला हूं दोस्तों, गणित के। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके से आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।